बोलो, कैसे हो आप लोग? अच्छे सर। अच्छे सर। अच्छे हो, बहुत बढ़िया। हैप्पी हैप्पी टीचर्स सर डे आप सर। कैसे हो? हाँ, थैंक यू। मैं भी सर आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या कह रहे हो? सर, टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? टीचर्स डे में क्या सेलिब्रेट होता है? कभी मतलब मुझे नहीं पता, तुम लोग क्या करते हो? कभी केक काटते सर, केक काटते। मैंने काटा मगर मैंने खा लिया अभी घर पे। सही है, बस तुम लोग मस्त हो, तुम लोग दे केक नहीं काटते पाया हो। सर। कम से कम केक तो भेजता तुम लोग। चलो यार। सर एड्रेस दे तो मिल जाएगा। अरे छोड़ो, भेजना अगर तुम्हें होता तो एड्रेस खोज लेता, कैसी बात करता है। कोई नहीं, सुनो इट्स ऐसे ही। मैं कह रहा था, तुम लोग किसी भी बोर्ड में सीबीएसई, आईसीएसई, एचएससी, कोई भी फिजिक्स की बुक निकाल के देखा है? हाँ सर। सर सब में एक पहला चैप्टर मिलता होगा, यूनिट एंड डायमेंशन। सेकंड है। हाँ, कहीं यूनिट एंड डायमेंशन, कहीं यूनिट एंड मेजरमेंट, इसी तरह का कुछ कुछ नाम रहता होगा। देखा है उसको? यस सर। हाँ सर देखा रहेगा, पता नहीं। वैसे ये चैप्टर तो बहुत आसान है और फर्जी भी है। फर्जी मतलब बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हाँ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ मेडिकल में इससे क्वेश्चंस आते हैं और ठीक ठाक आते हैं और इजी होते हैं, मुफ्त के मार्क्स होते हैं। बोर्ड में तो आते ही आते हैं। तो सारे बैचेज में आप लोग जिस किसी भी स्कूल में होंगे, वहाँ पर टेस्ट वेस्ट, यूनिट टेस्ट, अटरम पटरम कुछ कुछ चलता रहता है। तो सबसे पहले हमने सोचा कि यूनिट एंड डायमेंशन आपको 2 लेक्चर में खत्म कर देते हैं, फिर आगे का सिलेबस आगे बढ़ेंगे, ठीक है? वैसे ऑरेंज हाउस में शायद हम लोग कैलकुलस कर रहे थे। यस सर। कैलकुलस में मैक्सिमम मिनिमा कर लिया था। हाँ सर। यस सर। हाँ तो ऑलमोस्ट कैलकुलस खत्म हो गया, तो इंटीग्रेशन है बाकी। मतलब तो सोचा कि यूनिट डायमेंशन आप लोग खत्म कर देता हूँ, फिर दोबारा कैलकुलस पर आएंगे, ठीक है? ओके सर। यस सर। यूनिट एंड डायमेंशन आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा देता हूँ। बहुत आसान चीज है, इसको एकदम इजी वे में पढ़ो। और बता एक बात, अच्छा एक बात बता, तुम लोगों को तो लाइव क्लास चल नहीं रहा है, मैं दूर में रहता हूँ, तुम लोग डरता है मुझसे? बहुत मुझे मिला है, नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे कमेंट मुझे मिलते हैं कि आपसे सर, आपसे तो कोई भी नहीं डरेगा सर, रियली। मेरे से कोई नहीं डरता ना? नहीं सर, आपसे कोई जानवर भी नहीं डरेगा, हम तो इंसान हैं। अरे ये कौन सा डायलॉग है, जानवर वाली बात हटा। नहीं, अरे बहुत सारे बच्चे, अभी कुछ दिनों पहले एक पेरेंट्स का मैसेज आया था, मतलब फोन पे बात हो रही थी, नाम मुझे नहीं याद है। वो कह रहे थे कि अरे हम बच्ची बताती है कि आपसे बहुत डर लगता है। मैं सोचा यार ये चल क्या रहा है मेरे लाइफ में। और भी ऐसा नहीं मतलब कि वो गलत बोल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सर आपको दाढ़ी में देख लिया उधर से जैसे इस तरह के बहुत सारे मतलब आए हैं मुझे कंप्लेन, मेरे खुद के लिए। वही मैं सोचता हूँ यार, मुझसे कैसे कोई डर सकता है, बट फिर भी हो सकता है डरते होगे तो अलग बात है। कोशिश तो करता हूँ यार डराऊं नहीं तुम लोगों को। कोई नहीं, चलिए। सबसे पहले एक टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी, नाम सुना है? अच्छा, इसमें तुम लोग कॉपी मत करना अभी कुछ, ठीक है? जहां से कॉपी, नोट्स में दे ही दूंगा और जहां से कॉपी करना होगा मैं बताऊंगा, वहीं से कीजिएगा, ठीक है? तो सिर्फ देखते चलिए, अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जहां से जरूरत होगी मैं बताऊंगा, और जो बच गया वो आप लोग घर में बैठ के कॉपी कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। क्या होता है ये? Quantity that can be measured. एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। ओके फाइन। तो अगर ऐसा डेफिनेशन है कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका मतलब बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी जरूर होती होगी जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं।
यस सर। तो उसका क्या, वो कौन सी क्वांटिटी होती है? बताइए। चलो नाम से। सर कल के दिन एग्जाम्स है और पोर्शन खत्म नहीं हुआ, उसके टाइम पे जो टेंशन होता है उसको नापने के लिए कुछ नहीं। हाँ, जैसे क्या बोल रहे हो? सही बोला, इसका कुछ एग्जांपल बताओ, क्या बोला? सर मैंने ये बोला कि अगर एग्जाम्स के टाइम पे पोर्शन नहीं खत्म हुआ रहेगा तो जो टेंशन होता है हमें, उसको नापने के लिए कोई मेजरमेंट नहीं है। अच्छा, और पोर्शन खत्म होने के बाद भी एग्जाम में नहीं आता है, तब जो आता है उसको माप सकते हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा था। सर टेंशन को नहीं नाप सकते, वो ये बोल। नहीं, आप लोगों को तो पढ़ा रहे होंगे सर, स्ट्रिंग का टेंशन मेजर करता है तुम लोग। खैर कोई नहीं, चलो एनीवे। सर वो दिमाग का टेंशन है सर। दिमाग का, हाँ दिमाग का टेंशन बड़ा मुश्किल काम है। एंजाइटी Anxiety, correct. So all these kind of emotional quotient cannot be measured, right? This is what you were trying to say कि हम कितने हैप्पी हैं, कितने दुखी हैं, कितना टेंशन है, कितना है, ये सब मेजर नहीं कर सकते, तो वो सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल डेफिनेशन देखोगे आपके सामने, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट and by means of which we can describe the law of physics. इसका मतलब क्या हुआ? सर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक फिजिक वो डिफाइन नहीं की गई। अच्छा, हाँ ठीक है। एनीवे, तो एक तो होता है जिसको कि इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, और एक होता है जिसको हम लॉ ऑफ फिजिक्स के एनालिटिकल इक्वेशन से भी मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो एक्सेलरेशन मेजर कर लिया किसी इंस्ट्रूमेंट से, जैसे भी करना है, मास मेजर कर लिया किसी इंस्ट्रूमेंट से, जैसे भी करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉ ऑफ फिजिक्स से फोर्स भी मेजर हो गया। तो डायरेक्टली देखा जाए हमने फोर्स मेजर नहीं किया, बट फिजिक्स का लॉ लगा के हाँ हमने किया। ये बात समझ में आई? तो ये फिजिक्स, ये जो फोर्स है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है, although it is not being directly measured, rather calculated. Am I clear? Am I clear? Yes sir. Yes, sir. So actual definition should be the quantity which can be measured by instrument or by means of any analytical physical equation. ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी को ब्रॉडली हम लोग 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। एक को कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे को कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरे को कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। जरा ध्यान से देखेंगे ये तीनों होता क्या क्या है। लिखना मत, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जब लिखना होगा तो मैं बताऊंगा कब लिखना है और कहां से लिखना है। जैसा मैंने कहा, फिजिकल क्वांटिटी को इन जनरल हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है, जैसे एक मिनट थोड़ी ड्राइंग कर लो ताकि आप लोगों को नोट्स कुछ ठीक ठाक मिल जाए। ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं, बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है? नाम से ही लगता होगा
कि फंडामेंटल मतलब जिसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा लगता है नाम सुन के, इंग्लिश मीनिंग। Yes, sir. और डिराइव्ड का मतलब फंडामेंटल सुनने के बाद लगता है कि जिसको हम लोग फंडामेंटल के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। तो खैर एक एक करके तीनों को देखते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिक्स में इनफाइनाइट है। फिजिक्स में इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटी है, जितने टर्म सुनते रहते हो सब फिजिकल क्वांटिटी है। अब हर फिजिकल क्वांटिटी मोर और लेस एक दूसरे से डिपेंडेंट ही है। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन देखा, तो फोर्स मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंडेंट है। एक्सेलरेशन को देखोगे तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन बोलेंगे हम वेलोसिटी और टाइम पर डिपेंडेंट है। वेलोसिटी को बोलेंगे तो लगेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लगेगा डिस्टेंस और टाइम। तो हर कोई एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये पक्का है। तो कुछ फंडामेंटल कुछ फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल मान लिया गया, जिसके बेसिस पर बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन हो जाते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन होगा आपके हिसाब से, एक मिनट, तो जो आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, देखिए वही जो मैं आपको कह रहा था कि ऑल्दो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो एक सेट ऑफ, ये जो लिखा हुआ है, सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी हैव बीन चूजन आर्बिट्रली एंड देयर यूनिट्स आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग ऑल फिजिकल क्वांटिटी, इस सब को हम फंडामेंटल, एब्सोल्यूट या बेस क्वांटिटी कहते हैं। तो ये जो आर्बिट्रली का मतलब ये है कि इसको चुनने में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया गया, सिर्फ और सिर्फ ये देखा गया कि कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी को हम चूज कर लें तो बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन हो जाते हैं उनके बेसिस पर, उसको ले लिया गया। इसमें कोई लॉजिक, इसका कोई रूल, ये सब नहीं है। साइंटिस्ट लोगों ने एक बार बैठा और देखा सेट बना के कि किस सेट को अगर हम फंडामेंटल फिक्स कर देते हैं तो बाकी सारे डिफाइन हो जाते हैं। उसी सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कंस्ट्रेंट दो ही था इसको डिफाइन करने में। कंस्ट्रेंट मतलब यूटिलिटी, कि बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटी हैं, ऑल अदर क्वांटिटी, वो इस फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस हो जाए। और दूसरा कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, समझ आ रहा है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इसको डिफाइन करने के लिए इसी में से किसी एक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनका नंबर या ये जो सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक बार फिक्स है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अभी तक जो चल रहा है पूरे साइंस में, उसमें ये 7 फिजिकल क्वांटिटी का सेट है जिसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये 7 ही है, न एक भी कम न एक भी ज्यादा। क्लियर? तो ये जो सेट ऑफ 7 फिजिकल क्वांटिटी है, यही हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें से न एक भी कम न एक भी ज्यादा। तो ये सोसाइटी ऑफ वेट एंड मेजर ने मिलकर डिसाइड किया सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उसमें इन 7 क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी माना। इसमें कोई क्यों कैसे कोई आर्गुमेंट नहीं। लेंथ मालूम है आपको, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल को कहते हैं, जो आप लोग पढ़ रहे होंगे मोल कॉन्सेप्ट में। और एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ये शायद आपके लिए नया होगा, हो सकता है पहले आपने नहीं सुना हो। कैंडला। हाँ, कैंडेला उसका यूनिट है, बट ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते किसको है शायद नहीं समझ आता होगा क्या डेफिनेशन है। तो आएंगे देखेंगे उसको। क्लियर है यहाँ तक? यस। यस सर।
अब आइए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में। तो ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी जैसा मैंने शुरू में बताया, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिल जाता है। मिल जाता है मतलब एग्जांपल से बताता हूं कि कैसे मिल जाता है। डेफिनेशन यही हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी। बेस मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर? यस सर। तो ये 7 के अलावा जितने टर्म सुनते हो फिजिक्स में मिलेगा, ये सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। कुछ एग्जांपल जो टर्म आप पहले सुन चुके हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर, ये सब। एक एग्जांपल देखो, ये कहने का मतलब क्या हुआ। जैसे इसमें स्पीड लिखा हुआ है, तो स्पीड के डेफिनेशन को देखोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यस सर। डिस्टेंस मेजर करने का क्या मतलब है कि लेंथ मेजर करना, और टाइम तो टाइम है। तो देखो स्पीड लेंथ और टाइम पर डिपेंड करता है अल्टीमेटली। लेंथ भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो लेंथ और टाइम इन दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई दिस स्पीड इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यस सर। कॉमन सेंस है। हाँ सर। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग समझ आया? यस सर। एक तीसरा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन नहीं होने का क्या मीनिंग है, एक बार समझाता हूं, पहले लिख देता हूं। और जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का नंबर फिक्स है कि 6 ही होता है, वैसे ही सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का नंबर भी फिक्स है, 2 ही होता है। एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल, है ना। पहले बता देता हूं प्लेन एंगल सॉलिड एंगल क्या है, फिर आप समझ पाएंगे कि इसको सप्लीमेंट्री क्यों कहते हैं। तो जो एंगल अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो ना, थीटा, वही आपका प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल का फंडामेंटल डेफिनेशन जो आप लोग क्लास 9, 10, 6, 7 जहां भी पहली बार पढ़े होंगे, किसी को याद है थीटा किसको कहते हैं? नो सर। ये जो एंगल कहते हो तुम लोग, उस एंगल का क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है? मीनिंग छोड़ो, थीटा एंगल का क्या डेफिनेशन है बताओ। बोला पढ़ चुके, तुम्हें आता है ये सब, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको आता है ये सब। बोलिए, अरे डर क्यों रहा है? याद होगा सबसे पहली बार जब पढ़े होगे, तो ये जो आर्क लेंथ है L और ये जो R है, इस L और R का रेशियो थीटा कहलाता था, याद है? हाँ सर। ये डेफिनेशन पढ़े थे थीटा का हम लोग, L/R। हाँ सर, याद आ गया। याद आ गया? अब जो जैसे मैं कहता हूं जरा सोचना, L क्या है? लेंथ है। L क्या है? लेंथ। लेंथ ऑफ आर्क। रेडियस क्या है? वो भी लेंथ है। हाँ। तो ये लेंथ अपॉन लेंथ, तो कॉमन सेंस कहता है कि इसका कोई यूनिट होना ही नहीं चाहिए। हाँ यस सर। सर। लेंथ अपॉन लेंथ का कॉमन सेंस कहता है कि कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए।
बट इसका यूनिट कुछ ना कुछ हम लोगों ने असाइन करके रखा है हाँ सर। है ना। तो बहुत सारे यूनिट्स हैं जिसमें से एक स्टैंडर्ड यूनिट आप लोग डिग्री पढ़ते थे स्कूल में, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। तो इस थीटा के बहुत सारी यूनिट हैं, आप लोगों को जो मालूम है उसमें से एक डिग्री है, जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है, मालूम है? यस सर। यस सर। देखो ध्यान से समझेगा सब। तो थीटा मेजर होता है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है ऐसे देखा जाए तो L/R इसका कोई यूनिट दिख नहीं रहा है, यस सर। लेकिन ये बहुत काम का है तो इसको हम लोग यूनिट असाइन कर देते हैं, ऐसा यूनिट जैसे रेडियन असाइन कर दिया। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है भी, और डायमेंशनली देखोगे तो लेंथ अपॉन लेंथ का कोई डायमेंशन नहीं है। तो इसको, और ये यूजफुल भी है, तो इसको हम लोग ऐसे दो ही हैं, इसको हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। ऑल्दो बहुत सारे बुक में देखोगे ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ही कैटेगरी में लोग लिख देते हैं, बट ये फंडामेंटली बहुत रिक्वायर्ड है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसको यूनिट हम लोग असाइन कर देते हैं, बट एक्चुअल में इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है। तो ऐसे क्वांटिटी को सेपरेट कर दिया गया। देखो, दिस क्वांटिटी हैव ओनली यूनिट्स बट नो डायमेंशन, तो इसको हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा देखोगे इसके लिखा होगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का नाम सुना है पहले कभी? नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं। जस्ट मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। सॉलिड एंगल की जरूरत फिजिक्स में आएगी 1 साल के बाद, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तब उस समय सॉलिड एंगल टर्म का मतलब जरूरत पड़ेगा। ये है क्या पहले वो बताता हूँ एग्जांपल से, सीधा सीधा डेफिनेशन लिख दो तो आप लोग को नहीं समझेगा। कोन वाला आइसक्रीम खाया है तुम लोगों ने? यस सर। अरे वाह, सही यार, मुझे भी भेज देता। तो कोन वाला आइसक्रीम में अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा शेप होता है जिसमें यहाँ पर ऊपर में ऐसे टॉपिंग्स होती है स्फेरिकल टाइप का, और ये जो कोन का वर्टेक्स है इस पर ये सरफेस एक 3 डायमेंशनल एंगल बनाता है ना। ये 3 डायमेंशनल एंगल विजुअलाइज हो रहा है। या ऐसे समझो, जो छतरी है, जब हम छतरी को खोलते हैं तो छतरी का ऊपर वाला पोर्शन एक ऐसा एरिया बनाता है। इस सब को अगर वायर से ज्वाइन कर दो तो नीचे जहां हैंडल पकड़ते हैं यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा। यस सर। इसी 3 डायमेंशनल एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। तो जैसे प्लेन एंगल का डेफिनेशन है वैसे ही सॉलिड एंगल का डेफिनेशन है। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है और ये आर है, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ये जो रेशियो होता है इस रेशियो को सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल का ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। इसमें भी ध्यान से देखोगे तो एरिया मीटर स्क्वायर होगा, यस सर। और नीचे आर स्क्वायर है वो भी मीटर स्क्वायर है। तो वैसे देखा जाए तो इसका कोई यूनिट होना नहीं चाहिए, तो इसका जो रेडियन है उसके पीछे एस टी लगा दो, तो एस टी रेडियन ये सॉलिड एंगल का यूनिट होता है। तो ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो फंडामेंटली रिक्वायर्ड हैं, बट उनका कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो इसको हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ये मैं नोट भेज दूंगा, घर में कॉपी कर लेना, अभी जस्ट समझा देता हूँ। अब सुनो, अब ऐसे सोचते हैं
कि अभी जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गए, इसको जिस किसी ने भी डिफाइन किया होगा, मीटर, लेंथ, टाइम, तो 1 मीटर लेंथ किसको कहते हैं, ये तो स्टैंडर्ड कर दिया होगा, तभी तो पूरे दुनिया में उसी को कहते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। यस सर। तो वही मास टाइम सबके साथ है। तो ये जितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि हम लोग फंस जाएंगे आगे जाके। और ऐसा साइंस में पहले भी हुआ है ना। जैसे घर में सुनते होंगे या कहीं कहीं पढ़ते होंगे, लोग बोलते होंगे कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मानस में, रामचरितमानस में तुलसीदास ने बहुत पहले बता दिया था। ऐसा वैसा कहानी नहीं सुनते रहते हो? एटम की डिस्कवरी हमारे यहाँ कोई ऋषि मुनि ने पहले कर दी थी, इस तरह की कहानी सुनते रहते हैं। यस सर। यस तो सर। ऐसी कहानी सिर्फ हमारे पास है ऐसा नहीं है, दुनिया की हर कंट्री के पास ऐसी कहानी है ना। तो दिक्कत क्या हुई, क्यों रिकॉग्नाइज किसी का एफर्ट हुआ या किसी का नहीं हुआ? क्योंकि सबके काम करने का तरीका, सबके मेजरमेंट का तरीका, सबके मेजरमेंट के यूनिट एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग था। जैसे रामचरितमानस में है, जुग सहस्त्र योजन पर भानो निल्योताय मधुर फल जानो जो भी, तो ये जो योजन वाला यूनिट था उसमें इन्होंने मेजर किया था। अब किसको पता ये योजन वाला यूनिट क्या है? पूरी दुनिया को पता भी तो होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर उस जमाने में इस तरह का स्टैंडर्डाइजेशन होता तो शायद पता चल पाता कि एक्चुअल में किसका कंट्रीब्यूशन है, कौन पहले किया कौन बाद में किया। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ इतना कि ये क्यों फंडामेंटली फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना जरूरी है और क्यों उसका यूनिट और उसके मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो जो रिसर्च इंडिया में हो रहा है अमेरिका में कुछ और होगा, अमेरिका में मतलब कुछ होगा ही नहीं डेवलपमेंट ना, एक दूसरे के साथ शेयर कर ही नहीं पाएंगे अगर कॉमन ये नहीं रहेगा। तो अब मैं आपको ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इनका जो बेसिक यूनिट है, इसका फंडामेंटल डेफिनेशन कैसा है ये बताता हूं। बट ये सिर्फ बताने के लिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं याद कर सकता है, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। जस्ट एक बार आपको समझ में आ जाए कि ये क्या है, इसके लिए बता रहा हूं। तो अभी जो बताऊंगा उससे डरना मत, केवल मोटा मोटा ये समझ में आ जाए कि हम जो बात कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, तो हमारा पर्पस सॉल्व है। ये रटने की जरूरत नहीं है, इतना रटने से फंस जाओगे। जैसे लेंथ है तो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर बोला और 1 मीटर लेंथ को डिफाइन किया गया। अच्छा, ये जो 1 मीटर लेंथ का डेफिनेशन है ये भी टाइम के साथ बदलता रहता है। शुरू में क्या था कि एक प्लैटिनम इरिडियम का रॉड था जो कि फ्रांस के लेबोरेटरी में रखा हुआ है, उस रॉड का एक लेंथ फिक्स कर दिया, बोला इसी लेंथ को हम लोग 1 मीटर बोलेंगे। बाद में देखा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसमें रस्टिंग वस्टिंग की वजह से उसके लेंथ सैक्रोसेंट नहीं रह पाता है, तो सोचा गया कि इस डेफिनेशन को क्यों ना चेंज किया जाए, एक ऐसी चीज को रखा जाए जिसके चेंज होने के चांसेस नहीं है। तो उसके बेसिस पर दोबारा 1983 में लेंथ के डेफिनेशन को, 1 मीटर के डेफिनेशन को चेंज किया गया। द 1 मीटर लेंथ इज पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ, ये जो भी लिखा हुआ 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड। तो इतना अपॉन 1/, इतना सेकेंड में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको 1 मीटर कहते हैं। तो आप बोलोगे इतना कौन याद रखेगा? कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये याद जरूर रखना है कि मीटर का डेफिनेशन हैज टू डू समथिंग विथ स्पीड ऑफ लाइट। आई बात समझ में? फंडामेंटल क्वांटिटीज तो इंडिपेंडेंट होते हैं ना? हाँ, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये स्पीड ऑफ लाइट कैसे? स्पीड ऑफ लाइट वर्ड में क्यों बोला? देखो इसलिए बोला, एक्चुअल में तो ये
वो तो आपको समझाने के लिए स्पीड वर्ड यूज किया, चलो स्पीड वर्ड नहीं यूज करते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या है, पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट, है ना। तो अब तो स्पीड की जरूरत नहीं है, लाइट का स्पीड मुझे नहीं पता, इतने सेकेंड में लाइट जितना ट्रेवल करेगा उसको हम लोग 1 मीटर का लेंथ कहेंगे। तो ये जो डेफिनेशन 1983 में दोबारा ये किया गया, अब स्पीड का लाइट वैक्यूम में चेंज नहीं होता है, उसके बेसिस पर अगर हम लेंथ को डिफाइन कर देंगे तो लेंथ का ये डेफिनेशन शायद लाइफ में दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े। तो आपको मैंने जैसा कहा ऐसा वैल्यू नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि लाइट का डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसके बेसिस पर 1 मीटर लेंथ डिफाइंड है, इतना ही आपको याद रखना है, बाकी ये सब वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक वैसे ही जो 1 kg मास है, अब ये 1 kg मास क्या है, तो वही प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है जो पेरिस के लेबोरेटरी में रखा हुआ है, उसका जो प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का उसका जो वेट है उसको हम लोग मास कहते हैं। 1989 में इस डेफिनेशन को किया। इससे पहले मास का डेफिनेशन था कि इतने वॉल्यूम में जितना पानी आता है उसके वेट को कहते थे। फिर वाटर का भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता था, बहुत सारी चीजें थी, इसलिए फाइनली डेफिनेशन चेंज करके ये रखा गया। तो आपको इसमें कुछ नहीं याद है रखना है, आपको ये याद रखना है कि मास इज समथिंग टू डू विथ प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर का वेट। तो ये स्टैंडर्डाइज किया गया, फिर इसी का रेप्लिका हर कंट्री में रख दिया गया। जैसे BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वहां पर जो 1 kg है वो इसी का रेप्लिका है। ठीक है। थर्ड, टाइम। सर अभी बोलो बोलो, चेंज हो गया ना वो प्लैटिनम इरिडियम वाला, क्या बोल रहे हो? चेंज कर दिया ना SI यूनिट ऑफ डेफिनेशन ऑफ मास। बहुत देखो, मैं फिर कहता हूँ, टाइम का डेफिनेशन भी यहाँ पर जो दिख रहा है वो भी अब प्लैंक कांस्टेंट के हिसाब से चेंज कर दिया गया है। तो चेंज करने का मतलब क्या होता है ना साइंस में, कि कोई चीज पहले प्रपोज किया जाता है कि चेंज किया गया, फिर उसको यूज करता है साइंटिफिक कम्युनिटी 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसे वो सब यूज करके सारे डेफिनेशन ट्राइड एंड टेस्टेड हो जाते हैं, फिर वो बुक का पार्ट बनता है। तो ये जो कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे तुम लोग, ये जो आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि ये डेफिनेशन चेंज कर दिया, वो डेफिनेशन चेंज कर दिया, ये सब रिसेंट डिस्कवरी है, ये सब आपके बुक में अभी तक नहीं ट्रांसलेट हुआ है, तो आपको आपके बुक के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, चेंज हुआ है, इसमें से बहुत कुछ चेंज हुआ है, बट अभी तक आपके बुक के स्टैंडर्ड में जो है वो 1989 और 1967 का डेफिनेशन ही है। क्लियर? यस सर। अब ये जो 1 सेकेंड का टाइम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हो ना कि बहुत जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है सीजियम, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में डीके खुद ब खुद होता रहता है, ऐसा वैसा, तो वो सब आप नहीं समझोगे। कहने का मतलब ये है कि जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है तो उस हर एक ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी रेडिएट होता रहता है ना। तो वही लिखा हुआ है, ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरलाइन लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 123 में इतने पीरियड में जो होता है उसको 1 सेकेंड कहते हैं। तो आपको ये सब वैल्यू कुछ नहीं याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि टाइम के डेफिनेशन का डेफिनेशन सीजियम एटम से डिपेंडेंट है कुछ, इसको हम लोग वैसे फिजिक्स के लैंग्वेज में एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं, सीजियम क्लॉक बोलते हैं इसको। तो सिर्फ इतना याद रख लो, बहुत है, ये सब वैल्यू कोई आपसे पूछेगा नहीं। चौथा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आगे जाके हम लोग एक साल बाद इसमें मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर एक सेकेंड,
क्या बता रहा था, इलेक्ट्रिक करंट। तो जहां पर जैसा मैंने कहा कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो ये जो आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, एक मिनट बेटा, वो थोड़ा सा कंपनी के टीडीएस का कुछ आ गया है, वो जरूरी है, एक सेकंड में देता हूँ। फॉरवर्ड कहाँ चला गया? हाँ, मैं कह रहा था कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर जब एक दूसरे के पास होते हैं तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स होता है। तो दो करंट कैरिंग कंडक्टर को 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखकर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स एक्सर्ट करने के लिए जितने करंट की जरूरत होती है उस करंट को 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो ये एम्पियर का डेफिनेशन हो गया। टेम्परेचर आप लोगों को मालूम है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 1/273.16 जो होता है उसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं, 1 केल्विन कहते हैं। मोल, केमिस्ट्री में खूब पढ़ रहे होगे मोल कॉन्सेप्ट, C12 का 1/12 होता है, मालूम है ना? कार्बन 12 पे बेस्ड है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कार्बन 12 पे बेस्ड है। इसमें आपको ये याद रखना है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे बेस्ड है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन बेस्ड किस पे है, बाकी वैल्यू कोई नहीं पूछेगा। 7 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो एक बार ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता क्या है वो समझाता हूँ। जैसे आपके घर में मान लीजिए 60 वाट का बल्ब है, ठीक है, तो 60 वाट का बल्ब का क्या मतलब होता है कि उसमें से 60 जूल एनर्जी पर सेकेंड निकल रही होगी, है ना? और अगर बल्ब आपका पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो उसमें से जो 60 जूल पर सेकेंड का एनर्जी, लाइट एनर्जी निकलेगा, वो चारों डायरेक्शन में निकलेगा। यस सर। तो डिपेंड करता है सोर्स कैसा है, उसमें से जो लाइट निकलती है वो हर डायरेक्शन में निकलती है, ठीक है। तो पर यूनिट डायरेक्शन, जो स्टेरेडियन बताया था सॉलिड एंगल ना बेटा, सॉलिड एंगल डायरेक्शन 3 डायमेंशनल एंगल है, वो डायरेक्शन ही होता है। तो पर यूनिट सॉलिड एंगल जितना जूल पर सेकेंड, दैट इज वॉट, एनर्जी निकलता है उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। तो 1 यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज 1 कैंडेला, उसको डिफाइन किया गया है, 1 कैंडेला को डिफाइन किया गया है कि 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन, मतलब 1/683 जूल पर सेकेंड ऑफ एनर्जी पर यूनिट डायरेक्शन। समझे मेरी बात? इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी आपको अलग अलग चैप्टर में मिलते जाएंगे, यहाँ पर जस्ट एक लिस्ट है, इसलिए मैंने आपको मोटा मोटा इसका ये बता दिया कि ये होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, सब फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर करते हैं तो ब्रॉडली 2 ही बातें होती हैं, उसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और उसका कुछ यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है ना? जैसे अगर मैं कहूं कि किसी चीज का मास 50 kg है, तो इस एग्जाम्पल में ये जो मेरा kg हो गया, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है,
है ना। और ये जो 50 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड है। कॉमन सेंस है। Yes, sir. अच्छा, जैसे जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। है ना। जैसे 50 kg को 50,000 ग्राम बोलेंगे। कॉमन सेंस है ये। Yes, sir. तो अब मैं कुछ चीजें नहीं बता रहा हूं। क्या नहीं बता रहा हूं सुनिएगा। जैसे ये सब कन्वर्जन वनवर्जन आपको आता होगा, मिलो मीटर जो भी है, किलो डेका हेक्टो, ये सब की कहानी आती है ना। किलो मतलब 10⁻³ मेगा मतलब 10⁻�6, माइक्रो मतलब 10⁻⁻�6, पीको मतलब 10⁻⁻12। तो ये सारी चीजें आपको पहले से आती होंगी, इसलिए ये सब मैं नहीं बताता। ठीक है। और नहीं भी आती है तो किसी भी बुक में इसको आप देख लेंगे, इस तरह के कन्वर्जन का आपको ये मिल जाएगा। क्लियर। कोई दिक्कत किसी को? तो ये पार्ट आप देख लीजिएगा कन्वर्जन के, वो सब माइक्रो किसको कहते हैं, मिली किसको कहते हैं, मेगा किसको कहते हैं, ये सब आपको मालूम होगा। ठीक है। Yes, sir. अब जो मैं बता रहा हूं यहां से आपको लिखना पड़ेगा, ये आपका थोड़ा काम की चीज आ गई। सो नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बाकी भी आपको लिखना है लेकिन घर में लिखिएगा। अभी से जो मैं बोल रहा हूं ये आप क्लास में अभी से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है। Okay, sir. तो ऊपर जगह छोड़ दीजिएगा, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से लिखना शुरू कर दीजिए। अब देखिए डायमेंशन होता क्या है। तो जितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को एक एक यूनिट, एक एक सिंबल दे दिया गया। जैसे लेंथ है तो उसको L, मास है तो उसको M, इस तरह करके। तो जितने फिजिकल क्वांटिटी हैं सबको एक सिंबल दिया और कहा कि ये इसका डायमेंशन है। और बाकी जितनी फिजिकल क्वांटिटी है सबको जब हम उसी फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोगों को जो फॉर्मूला मिलता है उसको डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे जैसे लेंथ है तो लेंथ को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल L, जैसे लेंथ है तो लेंथ को स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल L, मास को स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल M, टाइम को स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल A, थर्म टेम्परेचर को कैपिटल K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में मोल। तो ये एक सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया और बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं बच गए डिराइव्ड वाले, सबको जब हम लोग इसी सिंबल के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है। सो ये लिखना है क्या आप पेज के? हाँ मैं टाइम दूंगा लिखने को, आपको बिल्कुल लिखना है, मैं टाइम दूंगा, घबराइए नहीं, जब बोलूंगा तो लिखिएगा। सो द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पार्ट्स or exponents to which the base quantities are raised to represent that physical quantity। ये आपका डेफिनेशन है डायमेंशनल फॉर्मूला का। मीनिंग क्या है एग्जांपल अभी बताऊंगा तो समझ आएगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला का डेफिनेशन है। जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज स्पीड है, ठीक है,
तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबको मालूम है। तो स्पीड अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ, और ये फिर टाइम। लेंथ का सिंबल एल है, टाइम का सिंबल टी है, तो ये दोनों मिला के हम L इंटू टी रेज टू -1 लिखेंगे। तो कन्वेंशनली इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m टू द पावर 0 L t टू द पावर -1 लिखेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला है। दो बातें यहाँ से समझना जरूरी है कि हर डायमेंशन, m रेज टू 0 ये क्यों लिखा आपने? बता रहा हूं, हर डायमेंशनल फॉर्मूला में m, l और t ये तो रहेगा ही रहेगा कंपल्सरली। बाकी जो आपका हो गया एम्पियर, कैडेला, मोल और क्या क्या है, केल्विन, ये सब ऑप्शनल है। रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो लिखने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अच्छा, अब जैसे स्पीड में मैंने देखा तो ये L इंटू टी इनवर्स है। इसका मतलब हम देख के ये कह सकते हैं कि स्पीड मास से इंडिपेंडेंट है। ये फॉर्मूला देख के क्या लगता है कि स्पीड मास से इंडिपेंडेंट है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही कह सकते हैं। Yes, sir. हाँ, तो अब इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़िए तो समझ आएगा। इसमें क्या लिखा है, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पार्ट्स टू व्हिच बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी मतलब मास, लेंथ और टाइम के पावर के फॉर्म में जो लिखते हैं उसको डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। क्लियर है? कहने का मतलब स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो कोई चीज नहीं रहेगा तो पावर हम 0 डाल देंगे, बट MLT कंपल्सरली लिखेंगे जरूर। क्लियर है? तो पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए, कहां से, जहां से डायमेंशन लिखा है मैंने वहां से। इसके ऊपर जगह छोड़ के रखिए, घर में लिखिएगा। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया सबने? सर नो वेट। Sir, done. हो गया? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका हो गया? आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ये स्पीड का निकाल के दिखाया, वैसे मैं चाहूंगा कि कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो कि आप जानते हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे निकाल के बताइए, एकदम बेसिक लेवल के, नया कुछ भी नहीं, जो आप जानते हैं बस वही। कुछ देता हूं, फटाक से एक बार निकाल के बताइए तो। सो एज अ क्वेश्चन समझ लीजिए। फाइंड dimensional formula of following physical quantity। अब जिस फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन आपको पता ही नहीं होगा, उसका कहाँ से निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। नो सर। तो इसीलिए डायमेंशनल फॉर्मूला फिजिक्स आप लोग अगले 2 साल में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या है कि नए नए फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलते जाएंगे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप किसी का भी निकाल पाएंगे। अभी जो बता रहा हूं वो सिर्फ वो फिजिकल क्वांटिटी है जो अभी तक आप स्कूल से लेकर अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, उसका डेफिनेशन मालूम है, तो एटलीस्ट ये पता चल जाए कि निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो जरा इसको कोशिश कीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, एक और दिया था 12th। ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है इनका डेफिनेशन आपको पता है, तो इतना तो आप निकाल सकते हैं। सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एक बार निकाल के रखिए। 10 मिनट का काम है, मैक्सिमम 5 मिनट का।
सर कोई कोई फिजिकल क्वांटिटीज के लिए 2-3 फॉर्मूलाज होते हैं, तो फिर उसमें से किससे निकालने हैं? किसी से निकालोगे एक ही आंसर आएगा। हो गया सबका? Sir, doing. सबने अटेम्प्ट कर लिया? तो मैं फटाफट आंसर लिखता हूँ, देख लेना। देखो, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेंथ होता है तो m0 l t0। फर्स्ट में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो मीटर स्क्वायर, सो m0 l स्क्वायर t0। कोई दिक्कत? बोलो बेटा। No, sir. वॉल्यूम में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, L इंटू बी इंटू एच। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो m0 l t रेज टू -1 होगा। Yes, sir. मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो ये हो जाएगा ml t-1। जो वेलोसिटी ऊपर है उसी में मास मल्टीप्लाई कर देना है। Yes, sir. एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो m0 l t-1 वेलोसिटी है, एक और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो t-2 हो जाएगा। होगा? Yes, sir. फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, सो एक्सीलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो ml t-2, ये फोर्स हो गया। इम्पल्स क्या होता है? Force into time. फोर्स इंटू टाइम, तो इस फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ml t-1, ये इम्पल्स हो गया। वर्क क्या होता है? Displacement upon time. वर्क Force into displacement. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स है यहाँ पर ml t-2, इसमें l और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क हो गया, है ना।
Yes, sir. वर्क और एनर्जी एक ही होता है, किसी फॉर्मूला में डाल के भी देख सकते हो, बट ऐसे भी पता है वर्क भी जूल एनर्जी भी जूल, तो एक ही होगा। कोई भी एनर्जी हो वही होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी वही होगा। बट बगल में फॉर्मूला mgh दिया हुआ है, मतलब मास, एक्सेलरेशन और हाइट को मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। पावर क्या होता है? Work upon time. वर्क अपॉन On टाइम। time. तो वर्क मुझे मिला हुआ है, इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ml2 t⁻³ ये हमारा पावर हो जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. तो ये 12 जो मैंने दिया था, जिसका आंसर लिखा हूं, इसमें किसी को कुछ पूछना है दोबारा तो बताइए। बोलो बेटा, इसमें कुछ पूछना है किसी को? No, sir. No, sir. पक्का? सोच लो एक बार। सर वो इम्पल्स वाला फिर से बताओ ना। इम्पल्स निकालने का दो तरीका है, एक तो फोर्स इनटू टाइम को इम्पल्स कहते हैं, और नहीं तो चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वही इम्पल्स होगा, और चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? जो मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम जो ऊपर लिखा है वही इम्पल्स हो जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम। ठीक है? आगे बढ़ूं? Yes, sir. इस डायमेंशनल फॉर्मूला की मदद से हम लोग किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं। सही है या नहीं का ये मतलब है कि एटलीस्ट उस इक्वेशन में जितने फिजिकल क्वांटिटी यूज हुए हैं उनमें डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि डायमेंशनल फॉर्मूला से के हिसाब से सही है तो सही ही रहेगा, लेकिन हाँ डायमेंशनल फॉर्मूला के हिसाब से गलत है तो कभी सही नहीं होगा, ये पक्का है। ठीक है, पहले मैं एग्जांपल लिखता हूं, फिर आपको समझ आएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। जैसे कोई एक मान लीजिए फॉर्मूला है A = B प्लस कुछ भी C/D - E, B² कर देते हैं, चलो ऐसा कुछ इक्वेशन है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं कहूं आपको कि 5 एप्पल में से 3 पेंसिल सब्ट्रैक्ट करो, डज इट मेक एनी सेंस? No, sir. नहीं। तो फिजिक्स के इक्वेशन में दो फिजिकल क्वांटिटी जहां पर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से ये समझ में आया इस एग्जांपल में कि D और E का डायमेंशन सेम होगा। Yes, sir. अच्छा, दूसरी बात, अगर A मेरा जूल है तो B² भी जूल होना चाहिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A = डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B का स्क्वायर, है ना? बोलो। सर डी और ई का फिर से समझाओ। D - E, तो जो D होगा वही E होगा ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 5 पेंसिल में से 10 बनाना सब्ट्रैक्ट करने का, अगर ऐसा इक्वेशन मैं लिख दूं 5 पेंसिल - 10 बनाना, तो कोई मतलब है? तो जो अगर कहीं दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच माइनस या प्लस किसी चीज का साइन आता है तो ये इक्वेशन तभी करेक्ट होगा जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अच्छा,
तो जो D का डायमेंशन है वही E का है, तो D माइनस E का भी तो वही होगा ना। तो ये बात समझ आई, जो A का डायमेंशन है वही B स्क्वायर का, वही C अपॉन D का है। तो ये जो कॉमन सेंस है, इस कॉमन सेंस का नाम है लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। इस कॉमन सेंस का नाम है लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। ये बात समझ आई? यस सर। है ना। तो अब मैं पहले बोलता ये लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, फिर उसका डेफिनेशन बताता, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब इस एग्जांपल से ही आपको समझ में आएगा, है ना। तो लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब है इट स्टेट दैट डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम। तो अगर मैं ये डेफिनेशन लिख दूं तो शायद जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो आप नहीं समझ पाते। लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी का डेफिनेशन बोलोगे तो ये रहा लो, बट इसका मतलब समझ आया? यस सर। तो इसका मतलब है अगर मैं आपको कोई भी इक्वेशन दूं तो एटलीस्ट डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये तो चेक कर ही सकते हैं, है ना। हाँ सर। तो जस्ट एक डायमेंशनल होमोजेनिटी आपको समझ आया कि नहीं, उसके लिए एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है कि सो दैट द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g इज डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा, ऊपर कॉपी भी करना है ना आप लोगों को? Yes, sir. यहाँ तक तो कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हाँ सर, डन।
हो गया सबका? यस सर। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आया सबको? यस सर। जस्ट एक बार मैं अपने इसके लिए बता दूं, ये क्वेश्चन देने के पीछे दो बातें थी। पहले तो इधर टाइम का t 2 पाई कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं। l का लेंथ, g एक्सेलरेशन है, दैट इज l t रेज टू -2 होल टू द पावर 1/2, तो फाइनली t स्क्वायर टू द पावर 1/2, मतलब इधर भी t आ गया, मतलब करेक्ट है। बट एक चीज देखो, इस 2 पाई की जगह 3 पाई, 4 पाई, 10 पाई कुछ भी नंबर रहता, कुछ नहीं रहता तो भी करेक्ट आता, Yes, sir. है ना? तो इसका मतलब ये हुआ जो मुझे सिखाना था, ये पहला पॉइंट कि कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है। सर ये फिर से बताओ ना। क्या बताऊं फिर से? टी का क्या क्या ठीक है बोलना। सर, वो क्वेश्चन फिर से अरे ये समझाओ ना। ये t इक्वल टू टी आया, ये बात समझ आया कि नहीं? पहले ये बोलो। हाँ हाँ, सर, वो जी का क्या होगा? किसका g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना? अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो g का तो एक्सेलरेशन वाला ही होगा। सर अगर माइनस होता तो आगे, क्या माइनस होता तो आगे। यहाँ पर माइनस होता तो? नहीं नहीं, एल, हाँ मतलब उसके आगे, क्या इस इक्वेशन के आगे आगे तो फिर नहीं समझ पाया, क्या बोल रहे हो? सर ये मतलब दोनों आना जरूरी है इक्वल। हाँ हाँ, राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं आया तो क्या हो जाएगा? मैंगो इज इक्वल टू पेंसिल हो जाएगा। कोई मतलब है? अच्छा मैंगो इज इक्वल टू मैंगो ही होना चाहिए ना? हाँ सर, ऐसा भी दोनों एक कि जिसमें प्लस माइनस है। हाँ दूंगा, बहुत क्वेश्चन दूंगा, घबराओ मत। तो इस क्वेश्चन से एक बात सीखे कि कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है, और दूसरी चीज देख सीखे कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इक्वेशन करेक्ट ही होगा। यहाँ 3 पाई होता तब भी करेक्ट आता ना, है ना? तो इसका मतलब है कि इक्वेशन में बी करेक्ट, समझे? बट डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट आया तब तो पक्का गलत है। ये बात समझ आया? यस सर। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन इनकरेक्ट है, ये पक्का है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नो सर। आगे बढ़ूं? चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए सिमिलर टाइप का। अभी उसने बोला प्लस माइनस वाला दो, तो प्लस माइनस वाला देता हूं। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
पागल है क्या? मेरा लेक्चर चालू है तो बंद कर ले। हो गया बेटा? नहीं सबका हुआ? बोलो। देखो D प्लस T है, मतलब D का डायमेंशनल फॉर्मूला T के बराबर होगा। कॉमन सेंस है ना? Yes, sir. V इज इक्वल टू A प्लस BT प्लस ऐसा, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला V का जो होगा वही A का होगा और वही B इंटू T का भी होगा और वही C अपॉन T का भी होगा। आया ना? लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी से ऐसा कह सकते हैं। यस सर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए ये तो हो गया V के बराबर, दैट इज m0 L T रेज टू -1। ए का आंसर हो गया। ए में T डिवाइड कर देंगे तो B का आंसर हो गया, दैट इज m0 L T रेज टू -2। B का आंसर हो गया। बोलो। Yes, sir. ए को T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C का आंसर हो गया। और D का तो T है ही। है एकदम चिंदी क्वेश्चन। यस सर। आया समझ में सबको? Yes, sir. आगे बढ़े। सर सर सी का फिर से समझो। अच्छा हाँ समझ गई सर। समझ गया। सर वो टी नहीं दिखा नीचे। नेक्स्ट इसको कीजिए। सर आपने ऊपर वाले सम में सी कैसे निकाला? A इज इक्वल टू C अपॉन T दिख रहा है। हाँ सर समझा समझा समझा। C इज A इंटू T। हो गया तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए।
देखो इधर फ्रीक्वेंसी मालूम है 1 टाइम होता है सबको। यस सर। Yes, sir. तो लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन टेंशन F मतलब फोर्स, लेंथ L एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू। कैसे डिपेंड करता है ये नहीं बोला है, तो मैं अपने मन से मान लेता हूं कि लेट F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट force F to the power x, length L to the power y and mass per unit length mu to the power z। अपने मन से मान लेता हूं। इसमें से x y z की वैल्यू मिल गई तो हमारा काम चलेगा, है ना? सर लेकिन इसमें अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का दो फंक्शन के बीच में होगा तो साइन होगा तो। अरे भाई साहब समझा ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ो। इसमें क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिपेंड्स ऑन। देखो डिपेंड्स ऑन का मतलब है फोर्स, लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ। ये तीनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं? मैंने बताया था ना, दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड सब्ट्रैक्ट तभी हो सकता है जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। यस सर। तो फोर्स कभी लेंथ के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? नो नो सर।
नहीं ना। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी लगाओगे तो फ्रीक्वेंसी का 1 टाइम दैट इज t⁻⁻1। तो लेफ्ट हैंड साइड का मेरा हो गया m0 L0 t⁻⁻1 हो गया। फोर्स का लिखेंगे ml t⁻2 टू द पावर x। लेंथ का लिखेंगे L टू द पावर y और म्यू मास पर यूनिट लेंथ दैट इज ml⁻⁻1 टू द पावर z। ऐसा लिखेंगे। तो इस साइड फाइनली क्या हो जाएगा m टू द पावर x प्लस z इंटू L टू द पावर x प्लस y माइनस z इंटू t टू द पावर -2x। और इधर क्या बचेगा m टू द पावर 0 L टू द पावर 0 t टू द पावर -1 ऐसा बचेगा। यस सर वो सेकंड स्टेप फिर से बताओ। क्या बताऊं फिर से बोलो ना क्या। सर x प्लस z वो। अरे यहाँ m का पावर x दिख रहा है, यहाँ m का पावर z दिख रहा है, यहाँ m का पावर 0 दिख रहा है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस z नहीं आएगा? आएगा? बोलो। हाँ सर। अब m l t के पावर को इक्वेट करोगे तो t का देखो यहाँ -2x है, यहाँ -1 है, मतलब -2x इज -1, मतलब x इज 1/2 मिल गया। यस सर। m का देखो यहाँ x प्लस z है, यहाँ 0 है, तो x प्लस z इज 0 और x 1/2 है, मतलब z -1/2 मिल गया। l का देखो x प्लस y माइनस z इज 0, तो x और z की वैल्यू पुट कर दोगे तो y -1 मिल गया। मिल गया। यस सर। तो x y z तीनों की वैल्यू मिल गई। इसका मतलब है मेरा फॉर्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू फोर्स टू द पावर x मतलब 1/2 इनटू लेंथ टू द पावर y मतलब -1 इनटू मास पर यूनिट लेंथ टू द पावर z मतलब -1/2। तो ये कुछ ऐसा हो गया सम कांस्टेंट अपॉन l अंडर रूट f अपॉन म्यू। ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। आई बात समझ में? यस सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सर हमारी फिजिक्स की एग्जाम मंडे को। बहुत बढ़िया।
हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ो। एक सिमिलर क्वेश्चन जैसा अभी किया एग्जैक्टली वही, फर्क कितना है कि इसमें ऑप्शन भी है। कोशिश कीजिए। सब लोग सॉल्व करेगा, इसका आंसर नहीं बताएगा तो पीटूंगा मैं। लो। हो गया सबका? एरिया, वेलोसिटी, डेंसिटी, यही तीन चीजें। पार एक्स वाई जेड पकड़ लो। सर बी ऑप्शन। नहीं, ये मिला के क्या आना चाहिए? फोर्स आना चाहिए, यही है ना? तो Yes. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 होगा, एरिया का एल स्क्वायर। तो ऐसा हो गया, वेलोसिटी lt⁻⁻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 ⁻
10⁻³ ऐसा होगा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सर तो m⁻z L⁻2x + y - 3z और t⁻⁻y ऐसा होगा? होगा? बोलो। यस सर। सर बी है। तो कंपेयर करोगे तो z की वैल्यू 1 दिख रही है,
y की वैल्यू 2 दिख रही है और 2x प्लस वाई माइनस 3z की वैल्यू 1 है, तो यहां से x की वैल्यू 1 मिल गई, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो वैल्यू पुट कर दो, तो f कुछ ऐसा आ गया a इंटू वी स्क्वायर इंटू रो, ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े? यस सर। आगे बढ़ूं? पक्का लिख लिया सबने? यस सर। एक एक मिनट के ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फटाक से कीजिए। तो यहाँ पर EXP का मतलब होता है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है P इज इक्वल टू P नॉट। EXP का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल, दैट इज E रेज टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर। कोशिश कीजिए ये तीनों क्वेश्चन। फर्स्ट हुआ, देखो 1 माइनस ई रेज टू माइनस अल्फा टी, तो 1 तो नंबर है डायमेंशनलेस, है ना? ई भी कुछ कांस्टेंट है 2 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इंटू टी इसको मिलाकर कांस्टेंट होना चाहिए, है ना? तो अल्फा हो गया टी रेज टू माइनस 1। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। तो ऑप्शन बी और डी तो नहीं होगा,
ठीक है, x इज इक्वल टू वी नॉट बाई अल्फा। तो यहां से दिख रहा है वी नॉट हो जाएगा अल्फा इंटू एक्स, डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा ऐसा बेटा। और अल्फा टी रेज टू -1 एक्स लेंथ है तो l, तो l इंटू टी रेज टू -1, l इंटू टी रेज टू -1 m0 और अल्फा का टी रेज टू -1, सी आंसर होगा। हाँ या ना? सेकेंड में सेम स्टोरी, अल्फा इंटू टी स्क्वायर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब अल्फा जरूर टी रेज टू -2 होगा। सो बी आंसर। आया समझ में? बोल बेटा। अच्छा, अब पूछा है ये किसका डायमेंशन है, तो वर्क डन बाय अ फोर्स, तो फोर्स क्या होता है mlt-2, वर्क डन एक और l से मल्टीप्लाई हो गया तो ऐसा हो गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी दैट इज mlt-1, ये भी नहीं होगा। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है mlt-2 और एरिया होता है l², तो ये हो गया ml-1t-2, ये आंसर होगा। सर सेकंड वाला फिर से बता, है ना। डी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी और वर्क एक ही होता है, तो ml²t-2 और वॉल्यूम का l³, तो ये भी आ गया ml-1t⁻², ये भी आंसर होगा। तो इसके दो आंसर होंगे सी और डी। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए। सर सेकंड का फिर से बता। क्या बताऊं फिर से, बोलो तो सही। सर वही कैसे, मतलब क्या कैसे? ई कांस्टेंट है, 2.7 होता है, बता चुका हूं। तो कांस्टेंट के पावर में कुछ भी होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा ना। हाँ सर। यानी कि अल्फा इंटू टी² कांस्टेंट रहेगा, और टी टाइम है तो अल्फा क्या होगा, टी का पावर -2 होगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट मिला के कांस्टेंट होगा। ओके सर। लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। चलिए बाय। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir.